आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 26 नवंबर है। ये तिथि आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि आज़ाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर के दिन ही 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ। वैसे आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई, लेकिन वो आज़ादी कैसी होगी, उसमें हमारे आम नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, हमारे ऊपर जो शासन करने की प्रणाली होगी वो प्रणाली कैसी होगी, न्याय की व्यवस्था कैसी होगी, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो हमें आज़ादी के बाद नहीं, संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया उसके माध्यम से हमें मिला। जब हमारा देश गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे देश पे संविधान लागू किया गया। लेकिन वो जो संविधान लागू किया गया वो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो आज के इस वीडियो में हम अपने संविधान के बारे में कुछ रोचक जो तथ्य हैं, कुछ पहलू हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप इस चित्र को देख रहे होंगे। इस चित्र में दिखाया गया है कि संविधान पे हस्ताक्षर करते हुए पंडित नेहरू को दिखाया गया है। ये चित्र बना है और इसके नीचे लिखा है हाइलाइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान है उससे कुछ आपको हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर हम संविधान के कुछ जो तथ्य हैं, कैसे बना, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा में कैसे लोग चुने गए, और जो प्रारूप समिति बनी, प्रारूप कैसे बना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस पूरे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आपसे निवेदन है कि हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको अपने देश का जो संविधान है उसके बारे में जो रोचक तत्व हैं, बहुत जानकारी व पूर्ण तथ्य हैं वो आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपने संविधान के बारे में बहुत कुछ ऐसा जान लिया है कि आपको संतुष्टि मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश के बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उन्होंने एक चित्र बनाया है। चित्र में लिखा गया संविधान दिवस, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर को चूँकि हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ, इस कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तिथि ध्यान रखिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नीचे लिखा गया है 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के 3 जो स्तंभ हैं। तो क्या है? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स समानता, भारत में हर व्यक्ति समान है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना। हम अगस्त 15 को ही तो स्वतंत्र हो गए 1947 में, लेकिन हमारी स्वतंत्रता का क्या मायने होगा, हम क्या हर आदमी बराबर होगा, वो जो रियासतें थीं, राजा महाराजा होते थे, वो कैसे रहेंगे, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, वोट देने का अधिकार क्या होगा, चुनाव कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब का पूरा विशद जो है वर्णन, उनके बारे में जो अनुच्छेदों में जो कानून बने हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो हमारे संविधान में हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है भारत के संविधान की उद्देशिका। तो कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, उसके बनाने से पहले हमारे कुछ विचार होते हैं, उसको बनाने के कुछ उद्देश्य होते हैं कि किस कारण से या कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है। आप घर बनाते हैं तो आपका उद्देश्य होता है कि आप घर में रह सकेंगे शांतिपूर्वक। उसके घर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ताकि आपके घर के जो पूरा सौंदर्य है वो बना रहे, आपकी पूरी ज़रूरतें पूरी हो सकें। उसी प्रकार से जो संविधान बना, तो संविधान के कुछ उद्देश्य थे। तो उसी उद्देशिका को हम पहले पढ़ते हैं और जानते हैं कि उद्देशिका हमारे लिए कितनी मायने रखती है कि हम एक आम नागरिक के लिए और क्या क्या चीज़ों का हमारा संविधान जो है नागरिक के गारंटी देता है, उस पर पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की ये पंक्तियां हैं, इसमें क्या चीज़ें गारंटी दी जाती हैं। पहला क्या कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, संपूर्ण, यानी कि भारत के ऊपर किसी देश का अब प्रभुत्व नहीं होगा। हम अपनी विदेश नीति, हम अपने देश की नीति, किस देश के साथ हमारे क्या संबंध होंगे, ये सब चीज़ें हम खुद बनाएंगे। इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा या हस्तक्षेप नहीं होगा। इसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, यानी समाजवाद का जो मतलब होगा कि सब समाजवादी जो में होंगे कि सबको, जैसे पूंजीवाद नहीं होगा हमारे देश में, तो समाजवादी व्यवस्था होगी। पंथ निरपेक्ष होगा, किसी एक पंथ के प्रति जो सरकार है या जो राज्य है वो उसका झुकाव नहीं होगा, यानी वो सबके सारे पंथ सरकार के लिए, राज्य के लिए बराबर होंगे। लोकतंत्र होगा हमारे यहाँ, और सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, मतलब सामाजिक रूप से भी न्याय। अब सोचेंगे सामाजिक न्याय क्या होगा, मतलब सब बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग है उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे और निम्न वर्ग को कम। आर्थिक न्याय मतलब सब में कि आर्थिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगा राज्य। राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता सबको होगी, उपासना की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा, अवसर की समता होगी, एकता सुनिश्चित की जाएगी, अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमें गारंटी देती है, और ये उद्देशिका के यही भाव हमारे संविधान में मिलते हैं। आगे ये तस्वीर है, इसमें दिखाया जा रहा है कि पंडित नेहरू कैसे, और भी जो सदस्य हैं वो संविधान जो है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब आपको ये जानना है, ये भी ज़रूरी है कि जो संविधान लिखा गया, ये जिस संविधान पे ये हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्या वो प्रिंटेड था? इस संविधान को किसने लिखा? इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कुछ इस तरह की, तो ये जान लेते हैं। पहली बात, जो भारत का संविधान था उसकी जो प्रति बनी थी उसको हस्तलिखित प्रति थी, उसको हाथों से लिखा गया था, और अपनी सुंदर लेखनी में उसको हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना ने, अपनी हाथों से। और इसके अलावा आप देखेंगे कि संविधान पे जो भाग हैं उन पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो ये पेंटिंग्स, जैसे यहाँ पे आपके सामने देखेंगे पार्ट 2 यानी भाग 2 संविधान का जो सिटीजनशिप का है, नागरिकता का है, उस पर पेंटिंग क्या बनी, उसके पहले पेज पे वैदिक आश्रम जो गुरुकुल हुआ करता था उस आश्रम की पेंटिंग बनी हुई है। और ये पेंटिंग बनाई किसने थी? नंदलाल बोस ने। ये पेंटर थे, इन्होंने संविधान पे जो भाग थे उस पर पेंटिंग भी बनाई थी। तो दो लोग थे, प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना, जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था, जो भी डिस्कशन होता था, जो चीज़ें नोट करनी होती थी उसको लिखा था, और उसी पे सबने हस्ताक्षर किए थे। और नंदलाल बोस, जिन्होंने हमारे संविधान के पेंटिंग की थी, उसको सजाया था। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इस पेंटिंग के माध्यम से हमारे संविधान में क्या क्या, कितनी जो भारत की विविधता है, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो विविधता है, उसको कैसे दर्शाया गया है। हजारों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। दूसरी जो पेंटिंग आप देखेंगे, भाग 3 जो फंडामेंटल राइट्स का है, इस पर पेंटिंग बनी है कॉन्क्वेस्ट ऑफ लंका एंड रिकवरी ऑफ सीता बाई राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब की पेंटिंग बनी हुई है भाग 3 पे। भाग 4 पे बनी है किसकी पेंटिंग? भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए। साथ ही साथ भाग 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। भाग 5 पे देखिए लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई है। तो ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं संविधान के हर भाग पे, और इसको सजाया है पेंटिंग को नंदलाल बोस ने। भाग 6 पे लॉर्ड महावीर की, भगवान महावीर की बनी है। भाग 7 पे आप देखेंगे कि एम्परर अशोका
मतलब सम्राट अशोक की तस्वीर है। 8 पे हम सबके प्यारे भगवान हनुमान, उनकी तस्वीर बनी है, कितनी प्यारी पेंटिंग बनी हुई है। ये भाग 8 पे है। भाग 9 पे एम्परर विक्रमादित्य। आपको पता है कि विक्रमादित्य हमारे एक राजा हैं जिनके न्याय काफ़ी ज़्यादा, न्याय के लिए बहुत ज़्यादा उनका चर्चा होती है, इतिहास में बहुत चर्चित हैं, तो उनकी एक पेंटिंग बनी हुई है। भाग 10 पे नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, बहुत पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसमें और उस पर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए जो उसके शिक्षक हैं विद्यार्थियों के, उनकी पेंटिंग है। भाग 12 में नटराज, भगवान नटराज की जो मूर्ति है, भारतीय जो मूर्ति कला है उसका बहुत अनुपम उदाहरण है, उसकी चित्र बना है और साथ में स्वास्तिक का चित्र बना हुआ है। भाग 13 इसमें जो भगीरथ का जो तपस्या थी, जिसके बाद गंगा उतर के आई थी, तो उस देखिए कि मतलब इतने पुरानी जो पौराणिक कथाएं हैं उसको भी चित्रित किया गया है संविधान में, यानी पूरे भारत की जो विविधता है, धार्मिक, सामाजिक, उन सबको दिखाया गया है। भाग 14 उस पर सम्राट अकबर के दरबार का चित्रण किया गया है। भाग 15 जो कि इलेक्शन, चुनाव से संबंधित है, इसमें जो मध्यकालीन क्या आधुनिक भारत से पहले के जो 2 बहुत प्रमुख भारतीय राजा थे और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, उन दोनों का चित्र बना हुआ है। भाग 17 पे आप देखेंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्योंकि जो दांडी यात्रा का जो चित्र है वो पेंटिंग बनाई गई है। और भाग 17 आपको पता होना चाहिए जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे संबंधित है। इसी के अलावा आप देखेंगे कि भाग 18 जो है इमरजेंसी, यानी जो आपातकाल से संबंधित है, उस पर क्या बना है, महात्मा गांधी का चित्र बना है। और उस समय का चित्र जब ये नोआखोलू में जो दंगे हुए थे, वहाँ पर दंगों के खिलाफ़ लोगों को शांत करने के लिए गए थे, उसका चित्र बना हुआ है। भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ, बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं जिसे नंदलाल बोस जी ने संवारा है, सजाया है हमारे देश के संविधान में। अब हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरतें होती हैं, तो इस पर पढ़ते हैं। तो किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। तो आप समझ गए संविधान क्या होता है। ये सारी चीज़ें संविधान करता है। आज़ादी जैसे हमें मिल गई 15 अगस्त को, लेकिन आज़ादी कैसी होगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब चीज़ें हमें संविधान से द्वारा प्रदत्त होती है और संविधान इन सबके प्रावधान करता है। इसी प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि, मतलब वही है, संविधान एक ऐसी विधि मानक कहा जाता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं रचनाकारों के आदर्शों, सपनों और मूल्यों का दर्पण होता है। अब देखिए भारत का संविधान भी जो है, जो हमारे संस्थापक और रचनाकार आदर्श हैं, तो हमारे संस्थापक आदर्श तो आज से नहीं, सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे भगवान राम के जो मूल्य हैं, न्याय का सिद्धांत है और जो सेवा भाव है, कल्याणकारी एक राज्य की जो संकल्पना होनी चाहिए, उस सब चीज़ की जो भावना है, उन सब को लेकर के और जो हमारे मूल्य हैं, इन मूल्यों को दर्शाता है। भगवान गांधी जी के क्या मूल्य हैं, कैसे सेवा भाव होना चाहिए, और आज़ादी के समय के जो हमारे मूल्य हैं, कैसे हमें देश गरीबी दूर करनी चाहिए, सेवा भाव है, शिक्षा क्या है, तो इन सब चीज़ों को दर्शाता है। वह जनता की विशिष्ट व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। भारत का संविधान भी इसका अपवाद नहीं। अब ये तो हमने संविधान के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संविधान कैसे बना। तो भारत का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। अब जानते हैं कि चूंकि संविधान के आधार पर किसी भी लोकतंत्रात्मक देश की प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं, देश की जनता के कर्तव्य, अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी निर्भर करते हैं। इसीलिए प्रायः सभी देशों
में यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सामूहिक कार्य रहा है। ये विशिष्ट व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित और उनके प्रतिनिधि होते हैं, जो अपनी योग्यता के अनुसार देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर संविधान का स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो केवल एक व्यक्ति ही किसी देश का लोकतंत्र गणराज्य का संविधान नहीं निर्धारित करता, उसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका ये सामूहिक कार्य होता है, और ये व्यक्ति जो होते हैं, इनकी जो योग्यता होती है उसके आधार पर, देश परिस्थितियों के आधार पर अपने देश का संविधान का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों का एक समूह था हमारी संविधान सभा, और उसको क्या नाम दिया गया? संविधान सभा। अब जानते हैं कि जैसे अमेरिका का जो संविधान है आधुनिक विश्व का, वो सबसे पुराना है, और ये कब बना? 1787 में। इसी प्रकार फ्रांस का संविधान 1789 और 91 के बीच में बना, और इसे फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा ने बनाया था। तो ऐसे ही भारत का संविधान भी भारत की किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। अब संविधान सभा कैसे आ गई, किसने संविधान सभा बनाया, उसके क्या आधार थे, तो उसको जानते हैं। तो 1946 में संविधान सभा को, चूँकि भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था, और 3 जून 1946 को माउंटबेटन जो योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा गठन किया गया था। यानी अंग्रेज़ों ने कहा कि अब भारतीय लोग अपने लिए एक संविधान का गठन करें, क्योंकि जब लग गया था कि अब अंग्रेज़ जल्दी ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। इस सभा के सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ? जुलाई-अगस्त 1946 के बीच में हुआ। प्रांतीय किसने किया? प्रांतीय विधानसभाओं ने, यानी जो हर प्रांत थे उनकी विधानसभाओं ने, और जो कुछ रियासतें थे उन्होंने। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांतों से। अब जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत में कहीं रियासतें थीं, तो कहीं कमिश्नर थे, तो कहीं गवर्नर थे, तो उन सब जगह से हुआ। तो 389 में से 292 ब्रिटिश गवर्नरों के प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतों से। देसी रियासतों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे। ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव किया गया, और इस 296 में सबसे ज़्यादा सदस्य किसके थे? 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 थे, यूनियनिस्ट के 1 थे, यूनियनिस्ट मुस्लिम के 1 थे, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति के 1 थे, कृषक प्रजा के 1 थे। मतलब ऐसे जो हैं उनके ये सदस्य थे। इस प्रकार इतने सदस्यों से मिलकर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों को मतलब कितने क्षेत्र से कितने सदस्य होंगे, तो उसका आधार जनसंख्या को बनाया गया था कि इतनी जनसंख्या पे इतने सदस्य होंगे, और उस आधार पर उनका चुनाव होगा। अब देख लेते हैं कि उस समय भारत के जो कुछ प्रांत थे, उन प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए। तो सबसे ज़्यादा जो सदस्य चुने गए थे मद्रास, चूँकि उस समय सबसे बड़ा प्रांत था। आप ये ध्यान देंगे कि उस समय भारत में एक रियासत थी हैदराबाद, उसने संविधान सभा में अपने सदस्यों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया था। तो मद्रास से 49 हैं, पश्चिम बंगाल से 19 थे, बिहार से 36 थे, मध्य प्रांत और बरार से 17 थे, उड़ीसा से 9 थे, अजमेर मेरवाड़ा से 1 थे, बम्बई से 21 थे। संयुक्त प्रांत जिसे कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी अपना मतलब उत्तर प्रदेश सब बोला जाता है, उससे 55 थे, पूर्वी पंजाब से 12 थे, दिल्ली से 1 थे, कोंगड़ू से 1 थे। तो ऐसे थे। अब इसके अलावा जो देसी रियासतें थीं उनके भी थे प्रतिनिधि, तो उन्होंने अपना भेजा है। ये आपके सामने एक चार्ट बना है, इसमें कुछ रियासतें हैं, कहाँ कहाँ से क्या थे। तो इन रियासतों में सबसे ज़्यादा देखेंगे त्रावणकोर से है, और फिर मैसूर से 9 है। इस प्रकार से इन रियासतों से और भी 3 है 4 हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं अपने जनरल नॉलेज के लिए। कभी कभी जीके में पूछ देता है कि किस रियासत थे कितने ज़्यादा प्रतिनिधि या सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे। तो आप 2-4 जो मुख्य हैं उनको नोट कर लीजिएगा, ये रोचक तथ्य हैं। अब संविधान सभा बन गई, लेकिन उसका अधिवेशन कैसे हुआ और उस अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, उसको हम पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्धारित प्रतिनिधियों को संविधान सभा के पहले अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को होना था। इस बैठक को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भी कहा जाता है।
तो जानिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली का जो आज का संसद भवन हुआ उसके केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। और अब चूँकि संविधान सभा कोई जब सभा भी होती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, और चूँकि सभा पहली बार बैठ रही थी तो उसका अध्यक्ष कौन होगा इस पर अभी चुनाव नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि आचार्य कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थायी सभापति के रूप में बिहार के प्रमुख राजनीतिक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया। तो जो अस्थायी सभापति थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी प्रश्न आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, पहले अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर को, जिसको सभी सदस्यों ने स्वीकृत कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इसके अलावा एक प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई। साथ ही संविधान सभा ने अपने नियम बनने तक काम चलाने के लिए केंद्रीय विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम स्वीकार किए। इस प्रकार संविधान सभा रचना का कार्य आरंभ करने से पहले सभी औपचारिक कार्य संपन्न किए गए। यानी ये जानते हैं अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष ने कैसे नियम होंगे और केंद्रीय सभा की प्रक्रिया कैसे संचालन की जाएगी, ये सब खुद नियम बनाए। क्योंकि जब कोई भी बैठक होगी और लंबे समय तक चलेगी तो उसका नियम कानून होना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, हर आदमी अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगा, जिसको जो मर्जी आ रहा बोल रहा है, जो मर्जी आ रहा कर रहा, आ रहा जा रहा है। तो ऐसे नहीं, इन्होंने सब कुछ बनाए। यह संविधान सभा 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत रही, क्योंकि 15 अगस्त तक तो भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो किसके अंतर्गत रही? ब्रिटिश नियमों के। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, यह क्या हो गई? संविधान सभा एक सार्वभौमिक संस्था यानी संसद के रूप में यह काम करने लगी। इसने एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में कार्य करने लगी। और चूँकि जब पाकिस्तान से अलग हो गया भारत, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने रह गए थे? 324, जिनमें से 235 प्रांतों से और 89 देसी रियासतों से थे। तो ये संविधान सभा का गठन, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव, ये सब आपने जाना। बहुत ही इसमें जो कुछ तथ्य हैं उन्हें आप नोट करके रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब संविधान सभा का प्रथम प्रारूप हम जैसे जानते हैं कि आज आपके सामने जो संविधान है, हम जिसे पढ़ते हैं या जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसका प्रारूप कैसे बना, तो कैसे ये पूरी प्रक्रिया चली, उसको जानते हैं। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने से पहले संविधान सभा के परामर्शदाता श्री BN राव के निर्देशन में 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया। ऐसा नहीं भारतीय संविधान एक ही दिन में बना। तो जो संविधान सभा के एक परामर्शदाता थे श्री BN राव, इनका नाम था सर बेनेगल राव था। इन्होंने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में एक परामर्शदाती समिति थी और इन्होंने परामर्श किया। उनके कार्यकारी विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रशासनिक तथा कुछ अन्य उपबंध तुलनात्मक रूप से 3 भागों में संकलित किए गए। और जब 60 देशों के संविधानों का जिन्होंने अध्ययन कर लिया तो 3 भागों में उनके जो सब कुछ प्रशासनिक तुलनात्मक विधायी कार्य थे उनको संकलित किया और संविधान सभा के सभी सदस्यों को वितरित किया गया कि सभी सदस्य इसका अध्ययन करें और इस पर जो सुझाव है वो दे सकें। यह संकलन 2 रूपों में विभाजित था। एक समूह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि ब्रिटिश राष्ट्रीय मंडलों के संवैधानिक रूपरेखा दी गई, यानी 2 भाग थे। एक ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल के देश थे उनकी संवैधानिक रूपरेखा क्या है, और दूसरा था डेनिज यानी स्वतंत्र नगर, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत समाजवादी गणराज्य के संवैधानिक उपबंध। यानी दोनों के जो विशेषताएं हैं, इन दोनों क्षेत्रों के उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करें और उनमें से क्या क्या विशेषताएं हमारे यहाँ लागू हो सकती हैं, हमारे समाज पे, हमारे देश पे कौन सबसे उपयुक्त होगी, उसके हिसाब से या उनसे सीख के हम क्या नई चीज़ें ले सकते हैं, ये करने का प्रयास किया गया। साथ ही विभिन्न राज्यों के प्रधान, मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सहायता, प्रतिनिधित्व की पद्धति क्या होगी, द्विसदनीय सदनों के बारे में सहायक सामग्री भी
किसको दी गई, सदस्यों को वितरित की गई कि सदस्य जो हैं पढ़ें और उस पर अपना सुझाव दे सकें। तो ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति ने बैठ के अपना लिख दिया। ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी चली थी, बहुत पहले से इस पर बहुत शोध हुई है, बहुत अध्ययन हुआ। अब इस उपलब्ध सामग्री के आधार पर अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, संविधान का प्राथमिक रूप तैयार हुआ। तो अभी क्या हुआ, अब प्राथमिक रूप तैयार हुआ। इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संवैधानिक परामर्शदाता बेनेगल नरसिंह राव को अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन भेजा। किस लिए, इन देशों के प्रमुख संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श करें। और ऐसा हुआ भी। ये सर बेनेगल 1947 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्होंने विदेश प्रवास किया और वापस आकर विचार विमर्श के परिणामों पर एक प्रतिवेदन संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप देखेंगे कि परामर्शदाता उन्होंने कैसे प्रारूप बनाया और कितने कितने देशों के संविधान का अध्ययन करके क्या क्या चीज़ें वितरित की, फिर कहाँ इन देशों में प्रवास किया, अपना प्रतिवेदन दिया और उस हिसाब उसके बाद एक प्रारूप संविधान के सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो प्रारूप प्रस्तुत किया, इन सब से मिलने के बाद संविधान सभा का जो सचिवालय था उसने एक प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप को प्रारूप समिति ने फिर उस पर विचार किया और धीरे धीरे उसके जो खंड थे उन खंडों पर एक एक करके चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, इसमें क्या संशोधन होंगे, क्या संशोधन नहीं होंगे, कहाँ पे किस प्रकार के संशोधन होंगे, कौन से संशोधन मान्य होंगे, इन सब पर बैठकें हुई, बहुत हज़ारों लाखों चर्चाएँ हुई, तब जाके संविधान मूल रूप से तैयार हुआ। तो अब क्या हुआ कि जब संविधान में एक प्रारूप समिति बनाई गई, तो प्रारूप समिति कैसे बनी, संविधान सभा ने 19 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया। अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। अब प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए आप जान लीजिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसके सदस्य कौन कौन से थे, ये भी नाम पूछा जाता है। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदाव सादुल्ला, BL मित्र, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, NL गोपाल स्वामी अयंकर और DP खेतान। यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, यानी 8 सदस्य इसमें थे अध्यक्ष को लेकर के। ये पूरी प्रारूप समिति बनी। ये सब कानूनविद थे। ये पूरी समिति ने क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, उनमें क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, उन पे क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन सब पे विचार इस समिति ने भी किया। अब इसमें बताया जा रहा है कि BL मित्र और DP खेतान की जगह बाद में N माधव राव और TT कृष्णाचार्य नियुक्त किए गए थे। संविधान का हिंदी अनुवादक थे डॉक्टर घनश्याम सिंह गुप्त और हिंदुस्तानी अनुवादक थे पंडित सुंदरलाल जी। और संविधान ने ही BN राव को परामर्शदाता नियुक्त किया था। तो आपने ये भी जान लिया कि संविधान का अनुवाद किसने किया था हिंदी में, घनश्याम सिंह गुप्त ने, और हिंदुस्तानी अनुवादक थे पंडित सुंदरलाल जी ने। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा संविधान जो था वो अंग्रेजी में बना था। उस समय जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो मुख्यतः अंग्रेजी में पढ़ा लिखा था और अंग्रेजी उनके लिए थोड़ा ईजी थी, और जितने भी संविधान का अध्ययन हुआ था वो सब अंग्रेजी में थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, संविधान का जो निर्माण किया वो अंग्रेजी भाषा में किया। उसके बाद कई सारी समितियां गठित की गई और उन समितियों, प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई वो 31 अगस्त 1947 को हुई। इसके बाद इसकी 141 दिनों तक होती रही। बैठकों में संविधान के विविध उपबंधों पर विचार विमर्श हुआ। साधारण तौर पर प्रारूप समिति को संविधान सभा अथवा विविध समितियों के निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार सौंपा गया। तो प्रारूप समिति का अधिकार क्या था कि जो संविधान में जो सभाएं हो रही हैं, उसमें जो कार्य हो रहे हैं, जो विभिन्न समितियों के जो निर्णय हो रहे हैं, उनको कार्यान्वित करे, यानी उन निर्णयों को संकलित करे, उनको लिखे और उन पर मतलब अपने हिसाब से विचार से क्या सही है उसको लिखे। तो ऐसा नहीं कि प्रारूप समिति ने हर चीज़ अपने मन से लिखी है। संविधान सभा में जो चीज़ें होती थी, जिन पर बहुमत होता था, उनको प्रारूप समिति ने कार्यान्वित किया। अब प्रारूप समिति द्वारा तैयार जो संविधान था 25 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने पर उसके संशोधन के लिए 7-8 हज़ार टिप्पणियाँ आईं, आलोचनाएं आईं, सुझाव आए। अब समझ गए ना, इतनी प्रक्रिया से गुजरा भारतीय संविधान निर्माण।
जिन पर विचार विमर्श करने का आदेश संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रारूप समिति को सौंपा। अब जब पहली जो समिति ये प्रारूप आया संविधान के अध्यक्ष के पास, तो उन्होंने क्या किया, जो टिप्पणियाँ आई प्रारूप समिति के पास भेज दिया। विभिन्न सुझाव, टिप्पणियों तथा प्रारूप समिति के सिफारिश पर विचार करने के लिए उन्होंने एक विशेष समिति का गठन किया। इस विशेष समिति के अधिकतर सदस्य संविधान समिति और संघ समिति के भी सदस्य थे। तो उन टिप्पणियों को क्या क्या किया जाए, कौन सी टिप्पणियाँ अपनाई जाएँ, सही है नहीं है, इन सब पर विचार करने के लिए सब चीज़ें हुई। विशेष समिति द्वारा परीक्षण और सिफारिश के बाद प्रारूप समिति ने उचित और स्वीकार्य संशोधनों के अध्ययन की सरलता के लिए प्रारूप संविधान को पुनर्मुद्रित करवाया और 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया। बाद में इसकी प्रतियां संविधान सभा के सभी सदस्यों में वितरित की गई। प्रारूप संविधान पर विचार करते समय पुनर्मुद्रित संस्करण का उपयोग किया गया और 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के प्रारूप संविधान विचारार्थ प्रस्तुत किया। यानी संविधान एक ही नहीं, कई प्रारूप तैयार हुए, इन पर कई बार टिप्पणियाँ आई, इनको जोड़ा गया और 4 नवंबर 1948 को इसका पहला प्रारूप जो है तो बन के प्रस्तुत किया गया। 15 नवंबर 48 को खंडवार गहन विचार के लिए आरंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ। यानी बनने के बाद भी उस पर विचार विमर्श हुआ, उसमें भी फिर इसको समाप्त हुआ और लगभग क्या 11 महीने तक विचार हुआ। दौरान 2500 संशोधन संविधान सभा में विधिवत वाद विवाद भी हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा संविधान के प्रारूप की समिति ने और संविधान सभा ने कितनी मेहनत की, कितनी लंबी प्रक्रिया के दौरान संविधान आपका निर्माण हुआ। अब देखते हैं संविधान सभा में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संविधान में हैं वो विदेशों से ली गई हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई उपबंध, जैसे संसदीय शासन और विधि निर्माण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। यानी यहाँ तक की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रिया, एकल नागरिकता, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का गठन, ये सब शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघात्मक व्यवस्था और अधिनियम कनाडा से। नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड से। आपात उपबंध जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य संयुक्त पूर्व सोवियत संघ से। गणतंत्र फ्रांस से। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जापान से। तो ये कुछ मुख्य जो भाग हैं, जो कुछ मुख्य जो वो टर्म हैं, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, कुछ विदेशियों से लिए गए हैं क्योंकि उनका अध्ययन हुआ था। तो उसके बारे में यहाँ इसे आप याद कर लीजिए, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अब है भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख तथ्य। तो अब ये भी हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 389। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। स्वीकृत कब हुई, 26 नवंबर 1949 को। कितने दिन लगे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। यानी भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल कितने अधिवेशन हुए, ये पूछा जाता है। 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए थे। अधिवेशनों में उपस्थित लोगों की संख्या कितनी थी, 53,000। संविधान सभा पर कुल व्यय कितने पैसे लगे थे, अब ये देखिए उस समय यानी 1946 से लेकर 49 के बीच में, आज के मुकाबले तब पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय कितना पैसा लगा, 63,96,726। यानी समझ लीजिए आज के ज़माने में करोड़ों रुपए लगे हैं। वैधानिक सलाहकार यानी जो BN राव थे, उन्होंने संविधान का जो प्रारूप और जो विशेष सूची सौंपी थी प्रारूप समिति को, उसमें कितनी धाराएं थीं, 243 धाराएं और 13 परिशिष्टियाँ थीं। संविधान प्रारूप समिति को खुद उन्होंने एक प्रारूप बना के मोटा मोटी दिया था, किसने, BN राव ने। तो इसके बाद पर चर्चा शुरू हुई। तो ये देखिए मतलब इतनी जो है प्रक्रिया द्वारा हमारा संविधान निर्मित हुआ। प्रारूप समिति द्वारा विधान परिषद के सम्मुख जो प्रस्तुत किया गया संविधान, उसमें 312 धाराएं, 15 धाराएं थी और 8 परिशिष्टियाँ थी। तो आप देखते हैं कि
BN राव ने जो प्रारूप तैयार करके दिया था उसमें 243 धाराएं थी, 13 परिशिष्टियाँ थीं। लेकिन जब प्रारूप समिति ने और संसद में जो अधिवेशन हुए उस पर चर्चा हुई, तो टिप्पणियाँ आई, उसके बाद संविधान सभा को जो प्रस्तुत किया वो 315 उसमें धाराएँ थी यानी अनुच्छेद थे, 8 परिशिष्टियाँ यानी 8 परिशिष्टियाँ थी। उसके बाद जब संविधान सभा ने प्रारूप समिति ने संविधान सभा को दिया तो उसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए। तो विधान के प्रारूप में मिले संशोधन कितने थे? 7,635 इतने लगभग। यानी प्रारूप समिति ने जो भेद दिया था उस पर भी इतने संशोधन मिले। और वास्तविक संशोधन कितने हुए माने गए? 2,473 संशोधन माने गए। और इन सब के बाद जो अंतिम रूप से संविधान स्वीकृत हुआ, यानी संशोधन के बाद भी जो स्वीकृत हुआ, उसमें 395 धाराएं थी, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ, परिशिष्ट मतलब अनुसूचियाँ थी। अब संशोधनों के बाद ये अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो आप जानते हैं कि ये हमारे संविधान में कितनी प्रक्रिया से गुजरा, क्या क्या चीज़ें हुई, ये रोचक तथ्य आपको यहाँ मिल रहे हैं। और संविधान क्या है कि भारत का ये जो संविधान बना, संपूर्ण देश को केंद्र से शासित करने की व्यवस्था की गई है और संपूर्ण देश का ताकि एकीकरण हो सके। यानी कि संपूर्ण भारत पे एक केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसका शासन सारे भारत पर है और इस कारण से संपूर्ण देश पे एकीकरण हो सका, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। और 26 जनवरी 1949 यहाँ 50 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गलतियाँ हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और सब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपने देख लिया, 22 भाग हैं और इसमें आज बढ़कर जो हमने चीज़ें बताई वो आप पीछे देख लिया। ये तो संविधान की चीज़ें हो गई। लेकिन संविधान सभा ने संविधान बनाने का जो उसको कार्य सौंपा गया था, जो उसे उद्देश्य थे, उसके अलावा कुछ और भी संविधानेतर कार्य किए थे। वो क्या क्या कार्य थे वो देखिए। पहला, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्वीकार करवाई 1949 में। ये किसने करवाया? संविधान सभा ने। ये संविधान सभा को कार्य नहीं दिया गया था, लेकिन उसने ये कार्य किया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ये याद कर लिखिए दोस्तों, आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो जीके में प्रश्न आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने योग्य। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। किसने अपनाया? संविधान सभा ने। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया, क्योंकि तिरंगा ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। ये 22 जुलाई 1947 को निर्णय लिया गया। 15 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त में भारत स्वतंत्र होना था। तो स्वतंत्र भारत का झंडा कैसा हो और वो किस प्रकार का हो, तो उसको अपनाने का काम किसने किया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम किया संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने ही देश के प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति 24 जनवरी 1950 को किसकी नियुक्ति की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। क्योंकि तब तक जो है भारत में चुनाव नहीं हुए थे, तो चुनाव तो भारत में बाद में हुए, लेकिन उस संविधान सभा ने ही राष्ट्रपति का चुनाव किया। तो ये पूरे जो भारत का, हिंदुस्तान का जो संविधान बना, उस पर क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, उस पर आपने ये चीज़ें देखी। अब उसके बाद में, संविधान के बाद में भी जो कई बार वक्तव्य आए, तो उस पर डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है, उससे हम पढ़ लेते हैं कि हाउ एवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ़ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड। यानी किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको जो कार्यान्वित करने वाले लोग हैं, या अगर वो बुरे हैं, यानी वो खराब हैं, तो वो संविधान क्या होगा? खराब ही होगा। लेकिन कितना भी बुरा संविधान हो, लेकिन उसको अगर अपनाने वाले लोग, उस पर क्रियान्वयन करने वाले लोग अच्छे हैं, तो इट विल प्रूव टू बी, तो वो खराब का से खराब संविधान भी बहुत अच्छा सिद्ध होगा। यानी इनके कहने का आशा ये है कि संविधान तो हम लोगों ने बना दिया, जो संविधान सभा ने, लेकिन आगे ये संविधान कैसा होगा,
देश के लिए कितना लाभकारी होगा, ये इस पर निर्णय करेगा कुछ संविधान को जो अपनाने वाले लोग हैं उसको क्रियान्वित करने का जिन पर अधिकार है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है या जो लोग हैं, अगर ये उसको सही से नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये संविधान बुरा हो सकता है। और तो ये उनके विचार थे, किसके? डॉक्टर अम्बेडकर के। तो दोस्तों, आज आपने 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस पर ये पूरा हमने जो वीडियो बनाई इसको देखा। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत सारे रोचक तथ्य इसमें मिले होंगे, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक सब तक भेजिए, ताकि वो आज के दिन अपने संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद।